बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही ज़माना साज, बहुत ही अहद साज अहम प्ले पढ़ने जा रहे हैं। और अहम बात इसलिए भी है कि आज हम इस प्ले की समरी भी पढ़ेंगे, आज ही हम इसके कैरेक्टर्स भी डिस्कस करेंगे और इसी लेसन में हम इसका एनालिसिस भी करने जा रहे हैं। यानी कि इसे आप कैप्सूल लेक्चर समझिएगा, लेकिन कैप्सूल इन द सेंस के इसमें हर चीज़ मौजूद है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें मौजूद ना हो। तो आपसे उम्मीद है कि आप फोकस्ड रहेंगे और अपने को गेट सेट एंड रेडी इस तरह बैठ जाइए, इस तरह समझने के लिए तैयार हो जाइए। हम थोड़ा सा तेज़ चलेंगे क्योंकि लेक्चर लंबा हो सकता है, उसको मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही शॉर्ट करके लेकिन आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, इस तरह चलूँगा। तो आइए जी इस तमहीद के साथ शुरू कर रहे हैं। द राइजिंग ऑफ द मून। यहाँ जी थोड़ा सा पॉलिटिकल प्ले इसलिए है कि यहाँ द मून मतलब है आयरलैंड। हैरान हो गए ना, आयरलैंड मतलब है द मून। द राइजिंग ऑफ द मून यानी द फ्रीडम। राइजिंग मीन्स उभरेगा, हमारा मुल्क आयरलैंड कभी उभरेगा नहीं बल्कि आज़ाद होगा, यूँ कहें। द फ्रीडम, द राइजिंग द फ्रीडम ऑफ आयरलैंड, यूँ इसे आसान करके पढ़ लीजिए कि राइज होगा, कभी उभरेगा दुनिया के नक्शे पे आयरलैंड अलहदा से। आयरलैंड सदियों से इंग्लैंड के ताबे रहा और अब फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो गई कि भाई हमें आज़ाद किया जाए इंग्लैंड के तसल्लुत से। तो 6 दिसंबर 1922 को आयरलैंड फिर आज़ाद हो गया। तो आयरलैंड दुनिया के नक्शे पर नमूदार हो गया और कहा जाता है कि थिएटर ने आयरलैंड की आज़ादी में बहुत अहम किरदार अदा किया। थिएटर्स पर ऐसे ज़बरदस्त प्लेस दिखाए गए जिससे लोगों में जो आज़ादी का जज्बा था वो पला बढ़ा और वो आज़ादी के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हो गए थे ये प्लेस देख के। उन्हीं प्लेस में से एक अहम प्ले है लेडी ग्रेगरी का द राइजिंग ऑफ द मून, जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका। सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 बड़े अहम कैरेक्टर्स हैं और 2 माइनर कैरेक्टर्स हैं, तो कह लीजिए 4 कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में, उनकी भी हम बात करेंगे। थोड़ी सी जो लिखा हुआ है उस पर आते हैं। द टाइटल ऑफ लेडी Gregory's play, The Rising of the Moon, is also the title of an Irish national song, भी इसी नाम से एक मौजूद है। इनका कौमी गीत भी इसी नाम से द राइजिंग ऑफ द मून से है। तो शी इज़ राइटिंग अबाउट आयरिश नेशनलिज्म। ठीक है जी, जैसे हमने बात की आयरिश नेशनलिज्म पर है, आयरलैंड की कौम के बारे में है, उसके जो भी नेशनल मूवमेंट थी, फ्रीडम मूवमेंट थी, उसके बारे में है। लेडी ग्रेगरी द राइजिंग ऑफ द मून इज़ एन एक्सप्लिसिटली पॉलिटिकल प्ले, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक पॉलिटिकल प्ले है, सियासी ड्रामा है, डीलिंग विद द रिलेशन बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड के जो रिलेशन है उसके बारे में है। ट्राइंग टू फाइट फॉर फ्रीडम फ्रॉम इंग्लिश रूल। आज इंग्लिश रूल, इंग्लिश जो वहाँ रूल कर रहे हैं, हुक्मरानी कर रहे हैं, उनसे आज़ादी की कोशिश पर लिखा गया। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश डोमिनेशन ऑफ आयरलैंड इज़ वेरी लॉन्ग। अगरचे इंग्लिश डोमिनेशन, अंग्रेज़ तसल्लुत जो था वो बहुत लंबा अरसा रहा। लेडी ग्रेगरी प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स विच आर टॉर्न बिटवीन ड्यूटी एंड पेट्रियोटिज्म। इसमें जो सार्जेंट का कैरेक्टर है, बहुत ही की रोल है सार्जेंट का, वो है ड्यूटी और पेट्रियोटिज्म के बारे में उसका कैरेक्टर। कभी वो कहता है मैं सार्जेंट हूँ यानी पुलिस ऑफिसर हूँ, पुलिस मैन हूँ, तो मेरा ड्यूटी फरीज़ा है। हालांकि ये आयरिश है, ये जो सार्जेंट है आयरिश है, लेकिन जाहिर है कि इंग्लिश रूल है, अंग्रेज़ हुक्मरान हैं, तो उन्होंने ही जाहिर है कि इसे नौकरी दे रखी है पुलिस में। जैसे हम लोग यहाँ टीचर्स हुआ करते थे, इसी तरह हम सार्जेंट्स हुआ करते थे, पुलिस ऑफिसर हुआ करते जब इंग्लैंड हमारे पर राज करता था 1947 से पहले। बिल्कुल इसी तरह आयरलैंड के अपने लोग ही मुलाजिम हैं। तो ये जो हमारा सार्जेंट है ये भी आयरिश है, लेकिन ये मुलाजिम है इंग्लिश रूल में। तो ये ड्यूटी को भी सोचता है कि मेरी ड्यूटी है कि मैं पकड़ूं लोगों को, लेकिन जिसको पकड़ना है वो भी फ्रीडम फाइटर है, वो भी मुल्क की आज़ादी, आयरलैंड की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तो अब ये बीच में फंस जाता है कि मैं इस को जाने दूं, भागने दूं सी पोर्ट से, या मैं इसे पहचान गया हूँ, ये वही है जिसको मैं पकड़ने के लिए यहाँ मुतय्यन हूँ, यहाँ ड्यूटी है मेरी। तो ये है जी इसका एक थीम, ड्यूटी एंड पेट्रियोटिज्म। आइए पढ़िए।
and are ultimately united together as Irishmen through the folklore. फिर ये जो रेबल था, जो फ्रीडम फाइटर था, उसे फोकलोर सुनाता है, मिथ सुनाता है, लैंड की कहानियाँ सुनाता है, बचपन याद दिलाता है अपने कि तुम भी अपने बचपन में गीत गाते थे आयरिश फ्रीडम के, आयरलैंड की आज़ादी के, विच दे शेयर एज अ नेशन। हम एक कौम है आयरलैंड की, तो तुम मुझे नहीं पकड़ोगे, तुम मुझे जाने दोगे ताकि मैं आयरलैंड की आज़ादी में हिस्सा बटा सकूं, और मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं तुम्हें आज़ाद करवा दूंगा, हम अलग से एक मुल्क बनवा लेंगे। तो देयर आर 3 मेजर थीम्स हैं जी जो रनिंग थ्रू आउट द प्ले। 3 मेजर थीम में फर्स्ट कौन सा है जी? वी नोटिस द थीम ऑफ इन्वर्जन इन सोशल नॉर्म्स, के जो समाजियात है वो तब्दील हो गई, सोशल नॉर्म, सोशल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इन्वर्ट, यानी इन्वर्जन मीन्स बिल्कुल यूँ कह लें कि उलट हो गए, बिल्कुल कंट्रास्ट में जो पहले थे अब वो सोशल नॉर्म्स नहीं रहे, चेंज हो गए। सेकेंड, लेडी ग्रेगरी एक्नॉलेजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉयल्टी इन आयरिश नेशनलिज्म एंड एक्सप्लोर्स द टेंशन बिटवीन डिफरेंट लॉयल्टीज़, के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, आयरिश हैं, आयरलैंड के इलाके में रहने वाले लोगों की जो लॉयल्टीज़ हैं, जो वफ़ादारियाँ हैं वो मुख्तलिफ हैं, कुछ इंग्लैंड के साथ भी लॉयल हैं, कुछ अपने फ्रीडम फाइटर्स के साथ लॉयल हैं, और आखिर में द टेंशन बिटवीन लॉ एंड नेशन आर हाईलाइटेड, कि हमारी नेशन में जो लॉ है वो कुछ और है, लेकिन हम बतौर नेशन चाहते हैं कि हम आज़ाद हों, लेकिन लॉ उसकी इजाज़त नहीं दे रहा। तो ये 3 इसके मेजर थीम्स हैं। आइए जी सेटिंग पर चलते हैं। सेटिंग का मतलब है कि ये प्ले की सेटिंग क्या है, ये कहाँ पर प्ले हो रहा है, यानी जो ड्रामा है वो उसका सीन क्या है, तो वो देखते हैं जी। सेटिंग क्या है, दी प्लेस जगह क्या है जी, की पढ़ेंगे जी इसे, की इन सी पोर्ट टाउन, सी पोर्ट टाउन में सी पोर्ट टाउन है यानी बंदरगाह के साथ वाला एक कस्बा है, क्योंकि यहाँ जहाज़ ने आना है, और जो हमारा फ्रीडम फाइटर है वो जेल से भागा हुआ है, और उसने समंदर पर तय है पहले से कि जहाज़ आएगा और इसे ले उड़ेगा नहीं बल्कि ले जाएगा, क्योंकि समंदरी जहाज़ ने आना है, बहरी जहाज़ ने आना है। तो की कहते हैं जी जहाँ से समुद्री जहाज़ बंधा होता है ना, ताकि समंदर में इधर उधर ना चला जाए, तो एक जगह स्टे करने के लिए इसको रोक देते हैं, तो कुछ कीज़ बनी होती हैं। की मतलब यहाँ लॉक है, यानी उस जहाज़ का वो की है। सी पोर्ट टाउन है, और नाइट है जी, टाइम जो है वो नाइट है। सीन क्या है जी, साइड ऑफ की एक तरफ है, साहिल है यूँ समझ लें। सम पोस्ट्स एंड चेन्स हैं, कुछ बहरी जहाज़ों के लिए जो चेन्स हैं कि जब कोई आएगा तो उसमें चेन डाल देंगे ताकि वो समुद्र में बह ना जाए, खड़ा रहे एक जगह पर, वो हैं। कुछ पोस्ट्स लगी हुई हैं सी पोर्ट पर, इसी फ्रीडम फाइटर की, कोई इसे देखे तो पकड़ ले इसे। यहाँ पर जो हमारा पुलिसमैन जो सार्जेंट के नाम से मुतय्यन है, उसको भी, उसके पास भी कुछ प्लेकार्ड्स हैं, कुछ इश्तहारात हैं उसके, ये लगवाएगा अपने। 2 इसके साथ मज़ीद पुलिसमैन है, सार्जेंट के साथ पुलिसमैन बी और पुलिसमैन एक्स के नाम से ड्रामे में हैं। वो इनको कहेगा जाओ तुम लगा आओ इधर उधर जाके, करीब करीब बंदरगाह के सारे पोस्टर को, कोई ने देखे तो हमारे हवाले कर दे, और फिर हमारी ताकि प्रमोशन हो जाए, कुछ 100 पाउंड या कुछ ऐसे इनाम भी हमें मिल जाए। तो एक बैरल है जी, बैरल यहाँ पड़ा हुआ है जी, कुछ लार्ज बैरल है, एक बड़ा बैरल है। ये जो बैरल यहाँ मैंने दिखाए हुए हैं, कुछ टैंकियाँ सी पड़ी हैं कुछ, और एंटर द पुलिसमैन इस सीन पर आते हैं, यहाँ पर इस बंदरगाह पर आते हैं, बैरल्स कुछ रखे हैं, और मून लाइट है जी, मून लाइट है, और चांदनी रात है। ये चांदनी रात आप देख रहे हैं यहाँ, ये हमारा सीन है, सेटिंग है जी प्ले की, और अब प्ले शुरू होता है जी। प्लॉट आइए देखते हैं क्या है जी इसके प्लॉट में, इसकी समरी में। एक्सपोजिशन यानी पहला सीन शुरू हो रहा है प्ले। 3 पुलिस जो हैं वो 3 पुलिस मैन हैं इनफैक्ट, और पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिसमें एक हमारा सार्जेंट है, सबसे अहम कैरेक्टर ड्रामे का सार्जेंट। पुलिसमैन बी है एक, और पुलिसमैन एक्स है। एंटर टू द की में दाखिल होते हैं, सी पोर्ट टाउन है, बंदरगाह में आते हैं। दे ब्रिंग लैंटर्न है इनके पास, क्योंकि है तो चांदनी रात लेकिन रात है तो लालटेन है, एक रोशनी है। प्लेकार्ड है इनके पास अबाउट द वांटेड मैन, एक आदमी है जो वांटेड है, जो भागा हुआ है जेल से, उसको पकड़ना है ताकि वो बंदरगाह जहाज़ आते हैं ले जाते हैं लोगों को ताकि वो भागे ना। तो यहाँ से ड्रामा जी शुरू हो रहा है।
एक्शन अब कहाँ बढ़ता है, आगे कैसे चलता है एक्शन। अ मैन दैट एडमिट्स एज अ पुअर बैलेट सिंगर, एक आदमी है पुअर बैलेट सिंगर है, बेचारा, उसने ये भेष बदला हुआ है फ्रीडम फाइटर ने। शुरू ही में मैं आपको बता दूं, फ्रीडम फाइटर जेल से भागा है, जो वांटेड है ना, जिसको ये पकड़ने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, वो असल में बैलेट सिंगर है। वो गीत गा रहा है आयरलैंड की आज़ादी के, और यूँ कह लें कि एक पागल सा बना हुआ है, गीत गाता फिर रहा है, एक बंजारा है। और वो आया जनाब इसी सीन पर जहाँ ये सार्जेंट खड़ा है, और दो जो पुलिसमैन उसने भेजे हैं प्लेकार्ड छापने के लिए कि दीवारों पर लगाओ। कम टू द की में आता है बैलेट सिंगर, एंड द सार्जेंट आस्क्ड हिम टू स्टे, बिकॉज सार्जेंट उसे कहते हैं रुको रुको रुको, कौन हो, बिकॉज ही हैज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट द वांटेड मैन, क्योंकि वो जो वांटेड मैन है उसके पास इंफॉर्मेशन है, और ये उससे तो मिलता जुलता बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि इसने भेष बदला हुआ है इस आदमी ने। है ये फ्रीडम फाइटर जो भागने के लिए यहाँ जहाज़ आएगा भागेगा। और अब ज़रा कॉम्प्लिकेशन आप देखें, दोनों आयरिश हैं, सार्जेंट भी आयरिश है और ये भी आयरिश है, आयरलैंड का फ्रीडम फाइटर है, आज़ादी के लिए लड़ने वाला लीडर है जो जेल से भागा हुआ है, और उसी को पकड़ने के लिए पुलिसमैन यहाँ मुतय्यन है। क्लियर है ना अब तक आपको सारी कहानी। तो आगे चलिए जनाब, उसका हुलिया सारा इसके पास मौजूद है कि उसका कद 5 फुट 5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, और बड़ा मतलब सादा सा एक है, और ये पुलिस वाला कहता है बस मुझे मिल जाए ताकि मेरी प्रमोशन हो, कुछ पैसे भी मिले। अच्छा, क्लाइमैक्स आ गया जी, इस ड्रामे का अरूज आ गया। फाइनली सर्जन नोज, आखिर में जब वो बातें करते हैं और मतलब वो पहचान ही जाता है सार्जेंट के ये कौन है। सर्जेंट नोज दैट द मैन इज़ द वन दैट ही इज़ लुकिंग फॉर, कि ये वही आदमी है जिसकी तलाश में सर्जेंट यहाँ पर है। व्हेन हिज कॉमरेड केम, जब इसके साथी आता है ना, वो जो लगाने गए हुए थे इश्तहारात पुलिस वाला, ही इज़ इन डाउट, तो ये शक में होता है, इन डाउट वेदर ही विल रिलीज द मैन और नॉट। अब ये यहाँ पर शक में है, मैं इस पुलिस वाले को छोड़ूं ना छोड़ूं, फ्रीडम फाइटर है, मेरी नेशन का है, मैं इसे जाने दूं, भागने दूं ताकि ये लड़े हमारे लिए, इसे पकड़ लूं। फॉलिंग एक्शन क्या है जी, अब ये उरूज है, यानी इसका मतलब है उरूज, क्लाइमैक्स का मतलब है ड्रामे का उरूज आ गया यहाँ। फॉलिंग एक्शन क्या है, व्हेन द पुलिसमैन बी कम्स है ये, जब वो आता है पुलिसमैन बी, द सार्जेंट लेट द मैन कीप्स हाइडिंग बिहाइंड द बैरल, तो ये उसे कह ही देता है कि तुम बैरल के पीछे छुप जाओ, बिकॉज द मैन हैज़ द सेम कॉमन फीलिंग व्हेन ही इज़ द मैन्स एज, क्योंकि अब तक की एज, अब तक दोनों तकरीबन एक एज के हैं, और उसकी सेम फीलिंग है जो कि फ्रीडम फाइटर की है कि उसे भागने ही देना चाहिए, सार्जेंट ये सोचता है। द सार्जेंट रेग्रेट्स, और फिर अफसोस भी करता है मैंने उसे भागने दिया, क्योंकि व्हाट ही डिड, जो उसने किया, बिकॉज ही लॉस्ट द रिवॉर्ड, क्योंकि इनामात से महरूम हो गया, बच्चों से सोचता है बच्चों के लिए कुछ पैसे आ जाते, प्रमोशन हो जाती, तनख्वाह बढ़ जाती मेरी, लेकिन मैंने अब तो उसे जाने दिया। तो ये है जी कॉन्फ्लिक्ट जो एंड पर ड्रामा ख़त्म होता है, जहाँ आइए तफसील से अब देखते हैं डायलॉग इसमें कैसे हैं। कुछ डायलॉग्स भी आपको मैं दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि पुलिसमैन बी, डिड एनीवन कम दिस वे, उससे पूछता है क्या कोई आया था, सार्जेंट से पूछता है क्या आया कोई, ये तो गए हुए थे ना इश्तहारात लगाने, तो जब ये वापस पूछता है कोई आया, तो सार्जेंट क्या कहता है, रुकने के बाद सोचता है थोड़ा सा, फिर क्या कहता है, नो वन। तो यहाँ से पता चलता है इर्रेस्पॉन्सिबल है, जो सार्जेंट है हमारा इर्रेस्पॉन्सिबल है, अपनी जॉब से इर्रेस्पॉन्सिबल। पुलिसमैन बी, वेल वील लीव यू द लैंटर्न एनी हाउ, तो पुलिसमैन बी से कहता है चलो मैं लालटेन तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूँ, सार्जेंट को कहता है, लेकिन सार्जेंट क्या कहता है, आई डोंट वांट इट, ब्रिंग इट विथ यू, नहीं तुम अपने साथ ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है ब्रेव कैरेक्टर है, तो हम कैरेक्टर देख रहे हैं सार्जेंट का, ब्रेव अब तक देख लिया, इर्रेस्पॉन्सिबल है, और क्या है सार्जेंट, इट्स अ पिटी, सार्जेंट बोल रहा है, यू डिसीव्ड मी, तुमने मुझे धोखा दिया, अब तक वो दे रहा था ना धोखा, तो यू डिसीव्ड मी वेल, तुमने मुझे अच्छा धोखा दिया, एक बैलेट सिंगर के रूप में, तुम वही थे जिसमें, तो ईजिली फूल्ड, इसका मतलब इसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता था, और बनाया भी फिर फ्रीडम फाइटर ने। ओके जनाब, यहाँ तक कोई बात है तो जी मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा आप, और आगे चलते हैं जी। कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही है, वेसिलेशन का मतलब है घूम रहा है बीच में ड्यूटी और पेट्रियोटिज्म, एक तरफ ड्यूटी एक तरफ हुब्बुल-वतनी है, ड्यूटी कहती है इसको पकड़ लूँ, पेट्रियोटिज्म हुब्बुल-वतनी कहती है कि इसको छोड़ दूँ ताकि हमारे साथ लड़े। तो ये है जी काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसके इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। एक्सटर्नल में पुलिस वाले आते हैं और वो भी तंग कर रहे हैं दोनों कि कोई आया, पकड़ा, नहीं पकड़ा, क्यों नहीं आया, यही तो जगह है, यहीं भागने की जगह है जहाँ हम हैं, और इनर कॉन्फ्लिक्ट यही है, पैसे मिल जाएं या भागने दो। कैरेक्टर्स पे हम बात करते हैं जी। सार्जेंट का कैरेक्टर, कुछ बात हमने अभी की भी, पहला कैरेक्टर अहम कैरेक्टर है सार्जेंट का, तो ही इज़ इर्रिस्पॉन्सिबल बट ब्रेव पुलिसमैन।
बहादुर भी है, गैर ज़िम्मेदार भी है ना जी। फर्दरमोर ही इज़ ईज़िली फूल्ड एंड ही रियली सीक्स फॉर एक्नॉलेजमेंट, और उसको बेवकूफ़ बनाया गया और इसने एक्नॉलेज भी किया, तस्लीम भी किया। इट कैन बी सीन फ्रॉम द डायलॉग से हम देखते हैं, जैसे डायलॉग, डिड एनीवन कम दिस वे, सार्जेंट कहता है नो वन इज रिस्पॉन्सिबल है। पुलिसमैन बी, हम लालटेन छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं तो ब्रेव भी है। ये हम अभी देख चुके हैं चीज़ें सारी, फूल्ड भी इसे बनाया जा सकता है। तो सार्जेंट जी, इंडीड इट्स अ हार्ड थिंग टू बी इन द फोर्स। सार्जेंट का एक डायलॉग है जिससे आपको इसका कैरेक्टर समझ भी आ जाएगा, और वो ये कि फोर्स में होना एक बड़ी ही मुश्किल बात है। वर्दी की जॉब मुश्किल होती है, चाहे पुलिस फोर्स हो, आर्मी हो। आउट एट नाइट, रात भर बाहर रहे हैं, नो थैंक्स फॉर इट, और कोई शुक्रिया अदा नहीं करता। फॉर ऑल द डेंजर वी आर इन, जिस मुसीबत में हम गुजरते हैं, होते हैं, कोई शुक्रिया नहीं है। एंड इट्स लिटिल वी गेट बट एब्यूज फ्रॉम द पीपल, लोगों से भी गालियाँ मिलती हैं। नो चॉइस बट टू ओबे आवर ऑर्डर्स, हमारे पास कोई चॉइस तो होती नहीं है, हमने तो जो बड़े कहते हैं हमारे अफसरान वही करना होता है। एंड नेवर आस्क्ड व्हेन अ मैन इज सेंट इनटू डेंजर, और जब कभी हमें मुसीबत में भेजा जाता है, ख़तरे में, पूछा थोड़ी जाता है इफ़ यू आर अ मैरिड मैन विद अ फैमिली, ये कभी नहीं सोचा जाता कि, पूछा नहीं जाता कि तुम मैरिड हो नहीं हो। तो ये एक्नॉलेजमेंट भी है इसका कि एक मुश्किल जॉब है। किस किस्म का कैरेक्टर है जी, तो हम देखते हैं मेजर कैरेक्टर है कहानी में, बिकॉज हिज रोल इज़ डोमिनेंट इन दिस स्टोरी। ऑब्वियसली जी बहुत ही मेजर कैरेक्टर है ही यही, बल्कि फ्रॉम द पर्सनल ट्रेट सर्जेंट इज़ राउंड कैरेक्टर है। चेंज होता है, शुरू में सोचता है मैं कभी ना भागने दूं, एंड पर भागने देता है तो चेंज हो गया। यानी राउंड कैरेक्टर मीन्स चेंज होता है, ये स्टोरी में डेवलप होता है, ग्रो होता है ये कैरेक्टर। नेक्स्ट जी, तीसरी बात के डायनामिक कैरेक्टर है, बोर नहीं करता हमें, बल्कि अब कंसिस्टेंट लगता है लेकिन है नहीं। तो एट द एंड ही लेट द मैन गो, एंड पर वो मैन को जाने देता है। मैन कौन है जी कहानी में? मैन ये हमारा दूसरा अहम कैरेक्टर है। दो मेजर कैरेक्टर्स हैं, एक ये सार्जेंट जो आपने देखा और एक ये मैन जो आप देख रहे हैं, यानी फ्रीडम फाइटर। कहानी में इसको द मैन के नाम से, क्योंकि ये कभी बैलेट सिंगर के रूप में है और असल में हम जानते हैं कि फ्रीडम फाइटर है। कहानी में द मैन के नाम से आया है जी। तो लीजिए जी इसको देखते हैं जी, द मैन के कैरेक्टर को आखिर में जिसे जाने देता है फ्रीडम फाइटर को सार्जेंट हमारा। ही इज़ अ ब्रेव मैन बिकॉज ही कैन एस्केप फ्रॉम द जेल। जेल से भागा है, ये जेल पढ़ेंगे जी इसे, वो गोल वाले स्पेलिंग से मिलता है लेकिन देखें GAOL है जेल। एंड ही इज़ अ स्मार्ट मैन, बड़ा चालाक आदमी है, बिकॉज ही कैन डिसीव द सर्जेंट वेल। सर्जेंट को बड़ी आसानी से इसने धोखा दे लिया है। सार्जेंट रीडिंग इट, सार्जेंट अब उसकी ज़रा हुलिया पढ़िए इसका, मैन का हुलिया अब हम देख रहे हैं सार्जेंट की ज़ुबानी। सार्जेंट के पास जो इंस्ट्रक्शन है उसमें इसका हुलिया ऐसा लिखा है। डार्क हेयर डार्क आइज, काले बाल हैं, काली आँखें हैं, स्मूथ फेस, सीधा साधा चेहरा है, हाइट ओवर 5 फुट 5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा हाइट है। तो ये पढ़ के कहता है देयर इज़ नॉट सो मच टू टेक होल्ड ऑफ इन दैट। इसे पकड़ना तो कोई मुश्किल नहीं है। इट्स अ पिटी आई हैड नो चांस ऑफ सीइंग हिम बिफोर ही ब्रोक आउट ऑफ जेल। जेल तोड़ने से पहले मुझे क्यों नहीं मिला, काश के देख लेता। सर्जेंट इट्स अ पिटी, सार्जेंट ही को पढ़ के इनफेक्ट ये सुना रहा था तो हमें पता चला उसका चेहरा। सार्जेंट ही को पढ़ के सुना रहा है, सार्जेंट सुन रहा है और उसे कह रहा है, सार्जेंट कह रहा है इट्स अ पिटी यू डिसीव्ड मी वेल। जब उसने सुना और इन द लॉन्ग रन उसने तस्लीम किया मैं ही वो हूँ, तो सार्जेंट कहता है अफसोस की बात है तुमने मुझे धोखा दिया। तो किस किस्म का कैरेक्टर है जी ये देखते हैं, ये जो मैन है। फ्रॉम द रोल ऑफ द स्टोरी द मैन इज़ अ मेजर कैरेक्टर है। फ्रॉम द बिगिनिंग अंटिल द एंड ऑफ द स्टोरी इट इज़ टॉकिंग अबाउट हिज कॉन्फ्लिक्ट विद द सार्जेंट। सार्जेंट के कॉन्फ्लिक्ट का बाइस है, कश्मकश में मुब्तला किए रखता है उसे हमेशा। तो फ्रॉम द पर्सनल ट्रेट्स ही इज़ फ्लैट कैरेक्टर, लेकिन ये फ्लैट कैरेक्टर है, शुरू में जैसा दिखाया गया वैसे ही आखिर तक है। फ्रॉम द बिगिनिंग एंटिल द एंड हिज पर्सनैलिटी रिमेन्स द सेम है। पहले भी मुहिब वतन था, इन द लॉन्ग रन भी, एट द एंड ऑफ द प्ले भी मुहिब वतन है। फ्रॉम द पॉसिबिलिटी टू चेंज ही स्टैटिक कैरेक्टर है, स्टैटिक है, जैसा शुरू में था वैसे ही है, फ्लैट स्टैटिक एक ही बात है। अच्छा एक और कैरेक्टर है जी पुलिसमैन बी का, आप इसे बिल्कुल बेधड़क होकर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल अहम नहीं है कि। और दूसरा मैंने आपको बताया था पुलिसमैन एक्स है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। दोनों अहम कैरेक्टर, क्योंकि ये सिर्फ सार्जेंट का साथ देने के लिए आए हैं, उसके असिस्टेंट हैं, ये दोनों छोटे अफसर हैं, छोटे पुलिस अफसर। सार्जेंट और मैन की गेम है असल में तो, और बड़ा ही खूबसूरत प्ले है इस हवाले से
कि जिस तरीके से वो इसे बातों में लुभाता है, बचपन के गीत याद दिलाता है, किस तरीके से इसकी हुब्बुल वतनी का जज्बा जगाता है मैन जो है, और इन द लॉन्ग रन इसको समझ आ जाती है कि मुझे मैन को छोड़ना ही पड़ेगा, मेरी नौकरी मेरे पैसे बाद में है लेकिन हुब्बुल वतनी पहले है। तो ये है जी इस प्ले की अहमियत। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आयरलैंड की आज़ादी में इस प्ले का भी एक हिस्सा है, और 1922 में आज़ाद हुआ आयरलैंड, लेकिन ये प्ले तो खैर 1907 में जो है वो स्टेज हो चुका था। एबी थिएटर में ये हुआ था। एबी थिएटर बहुत ही अहम थिएटर है आयरलैंड के हवाले से। लेडी ग्रेगरी का भी उसका हिस्सा है। WB येट्स के साथ इसकी बुनियादें रखी थी इन्होंने एबी थिएटर की, जहाँ बहुत ही बड़े बड़े प्लेज जो हैं वो ऐसा थिएटर था जहाँ प्ले हुए। तो ये था जी हमारा प्ले। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो हमने इसकी छोटी सी समरी पर बात कर ली। इसके एक्ट्स 1 एक्ट प्ले है जो एक्सपोजिशन से लेके कंक्लूजन तक देख लिया क्या हुआ इस प्ले में, इसके अहम कैरेक्टर्स क्या हैं, उसका छोटा छोटा एनालिसिस हमने देख लिया। होपफुली जी एवरीथिंग इज़ क्लियर अबाउट द प्ले। फिर भी कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा जी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको लाइक करना, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। इल्म के इस सफ़र में, लिटरेचर के इस फैलाव में हमारा साथ दीजिए जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।